भारत के विकास की जो कहानी है ना, उसमें 2 चैप्टर आज भी अधूरे हैं। गरीबी और बेरोजगारी। जेपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये वो जमीनी हकीकत है जिससे उन्हें हर रोज जूझना होगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। तो आइए इस बड़ी और मुश्किल चुनौती को एक एक करके समझते हैं। भारत की असली चुनौती गरीबी नहीं, बल्कि सम्मानजनक रोजगार की कमी है। ये लाइन इस पूरे डिस्कशन की जान है, खासकर जब हम झारखंड जैसे राज्य की बात करते हैं, जहां जमीन के नीचे तो खजाने भरे हैं, पर जमीन के ऊपर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, बल्कि सम्मानजनक काम के मौकों की है। तो आज के इस एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम गरीबी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस चैलेंज को मापा कैसे जाता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद बेरोजगारी की पहेली को सुलझाएंगे, फिर झारखंड पर एक स्पेशल फोकस होगा और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनको फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसकी परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो गरीबी आखिर है क्या? जेपीएससी एग्जाम में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही आपको दूसरों से आगे ले जाती है। देखिए, गरीबी को मोटे तौर पर 2 तरह से देखा जाता है। पहली है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी निरपेक्ष गरीबी। इसका सीधा सा मतलब है जब किसी के पास अपनी बेसिक जरूरतें जैसे खाना, घर, कपड़ा ये भी पूरा करने के साधन न हो। भारत में जो पॉवर्टी लाइन है वो इसी को मापती है। और दूसरी तरफ है रिलेटिव पॉवर्टी, यानी सापेक्ष गरीबी। अब ये क्या है? इसका लेना देना है असमानता से। मतलब समाज के जो टॉप के लोग हैं उनकी तुलना में आप कहाँ खड़े हैं। ये हमें बताती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी गहरी है। चलिए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पर आते हैं। गरीबी को मापा कैसे गया है, इसका इतिहास क्या रहा है। और मैं बता दूं, जेपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं कि किस कमेटी ने क्या कहा। तो ध्यान से समझिएगा। ये कहानी शुरू होती है 1867 से, दादा भाई नौरोजी के साथ। उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका निकाला, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब एक कैदी पर जितना खर्च होता है वही गरीबी रेखा है। सोचिए। फिर एक लंबा गैप आता है और 1979 में आती है वाई के अलग कमेटी। इन्होंने इसे न्यूट्रिशन से जोड़ा और कैलोरी का एक स्टैंडर्ड सेट किया। गांव के लिए 2400 और शहर के लिए 2100 कैलोरी। इसके बाद 1993 में लकड़ावाला कमेटी ने कहा कि हर राज्य की महंगाई अलग है, तो गरीबी रेखा भी अलग होनी चाहिए। फिर आया एक बड़ा गेम चेंजर 2009 में तेंदुलकर कमेटी। इन्होंने फोकस कैलोरी से हटाकर टोटल खर्च पर शिफ्ट कर दिया, जिसे कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और आखिर में 2014 में रंगाराजन कमेटी ने एक ऊंची गरीबी रेखा सजेस्ट की, लेकिन सरकार ने उसे कभी अपनाया नहीं। तो इतनी सारी कमेटियों के बाद भी जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो हम तेंदुलकर कमेटी की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज भी भारत का जो ऑफिशियल पॉवर्टी का डेटा है वो इसी कमेटी पर बेस्ड है। 3 बातें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। पहला, इसका आधार था MPCE, मतलब मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सीधा सा मतलब एक आदमी एक महीने में कुल कितना खर्च करता है। दूसरा, और ये सबसे बड़ा बदलाव था, इसमें पहली बार हेल्थ और एजुकेशन पर होने वाले खर्च को भी जोड़ा गया। और तीसरा, इसी कमेटी ने 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर 21.9% तय की थी। अब यहाँ पर एक एग्जाम ट्रैप है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। रंगराजन कमेटी ने एक अलग आंकड़ा दिया था जो तेंदुलकर कमेटी से ज्यादा था, लेकिन आपको याद रखना है कि सरकार ने रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को कभी भी ऑफिशियल नहीं माना। तो अगर सवाल आता है कि भारत की आधिकारिक गरीबी का अनुमान किस पर आधारित है, तो जवाब हमेशा तेंदुलकर कमेटी ही होगा। वो 21.9% वाला आंकड़ा ही ऑफिशियल है। अच्छा, तो अब दुनिया भर में गरीबी को देखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब बात सिर्फ पैसे या खर्च की नहीं होती, बात होती है जीवन की क्वालिटी की। और यहीं पर एंट्री होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी MPI की। इसे UNDP और भारत में नीति आयोग मिलकर निकालते हैं। ये गरीबी को 3 बड़े डायमेंशंस पर देखता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इन 3 डायमेंशंस के अंदर टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि घर में न्यूट्रिशन कैसा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं, खाना पकाने के लिए साफ फ्यूल है या नहीं, घर में टॉयलेट है या नहीं, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट है या नहीं, ये सब देखा जाता है। तो ये गरीबी की एक बहुत ही कंप्लीट पिक्चर देता है। तो ये तो हुई गरीबी की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर।
बेरोजगारी। कहते हैं ना, गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। समझते हैं कि बेरोजगारी कितने तरह की होती है और इसे हम मापते कैसे हैं। भारत में आपको 4 तरह की बेरोजगारी खास तौर पर देखने को मिलती है। पहली है डिस्गाइज्ड, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह आपको खेती किसानी में खूब मिलेगी। मान लीजिए एक खेत में 5 लोगों का काम है, पर घर के 8 लोग उसी में लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो टेक्निकली बेरोजगार हैं। दूसरी और भारत की सबसे बड़ी चुनौती, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपके पास डिग्री तो है, पर इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है, स्किल्स का मिसमैच। तीसरी है फ्रिक्शनल, ये टेम्पररी होती है। जब आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी ढूंढ रहे होते हैं तो बीच का जो समय होता है ना वो। और चौथी है साइक्लिकल, ये तब होती है जब पूरी इकोनॉमी में ही मंदी आ जाती है, जैसा कि कभी कभी रिसेशन में होता है। तो सवाल उठता है कि सरकार इसे गिनती कैसे है। इसके लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है यूपीएस, यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। इसमें सर्वे करने वाला पिछले 365 दिनों यानी पूरे 1 साल का हाल पूछता है कि आपने ज्यादातर समय क्या किया। इससे लॉन्ग टर्म बेरोजगारी का पता चलता है। दूसरा है CWS, यानी करंट वीकली स्टेटस। इसमें सिर्फ पिछले 7 दिनों का पूछा जाता है कि क्या पिछले 1 हफ्ते में आपको 1 घंटे के लिए भी कोई काम मिला। इससे हमें शॉर्ट टर्म और सीजनल बेरोजगारी का अंदाजा लगता है। चलिए अब अपना फोकस खास तौर पर झारखंड पर लाते हैं। झारखंड एक ऐसी जमीन जहां विरोधाभास हर कदम पर मिलते हैं। एक तरफ खनिजों का अथाह भंडार और दूसरी तरफ गरीबी की गहरी जड़ें। आइए इन सच्चाइयों को आंकड़ों की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड की कहानी सच में एक पहेली है। आप आंकड़ों को देखिए। एक तरफ ये देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है, बिहार के ठीक बाद। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, दूसरी तरफ गरीबी कम करने की जो रफ्तार है उसमें झारखंड देश के सबसे तेज राज्यों में से एक है। तो ये विरोधाभास क्या दिखाता है? यही कि कोशिशें तो हो रही हैं और दिशा भी शायद सही है, पर मंजिल अभी भी बहुत दूर है। और इस रफ्तार की गवाही नीति आयोग का MPI डेटा भी देता है। आप सोचिए, 2015-16 में झारखंड के लगभग 42% आबादी मल्टी डायमेंशनली पुअर थी और आज ये आंकड़ा घट के लगभग 28 से 30% के बीच आ गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, इन तीनों ही मोर्चों पर जमीन पर काम हुआ है और उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन अब आता है एक और हैरान करने वाला आंकड़ा। झारखंड की ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर सिर्फ 2% के आसपास है। सुनकर लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये सच है? नहीं, ये एक भ्रम है। इसकी असल वजह है अल्प रोजगार यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग पुअर का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ लोग इतने गरीब हैं कि वो खाली बैठ ही नहीं सकते। उन्हें जो भी काम मिलता है, जैसी भी मजदूरी पर मिलता है, वो कर लेते हैं ताकि बस घर चलता रहे। असली तस्वीर तो तब साफ होती है जब हम पढ़े लिखे नौजवानों के आंकड़े देखते हैं। झारखंड में जो एजुकेटेड यूथ है उनमें बेरोजगारी की दर 15 से 18% तक है। अब देखिए, एक तरफ ओवरऑल रेट 2% और दूसरी तरफ पढ़े लिखों के लिए 18%। यही है राज्य की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। डिग्रियां हैं, पर उन डिग्रियों के हिसाब से नौकरियां नहीं हैं। तो इन समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें लोगों को फलदार पौधे दिए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म इनकम हो सके। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जिससे बारिश के पानी को रोककर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा रहा है। CMEGP, जो युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख तक का लोन देती है। और दीदी बाड़ी योजना, जो कुपोषण से लड़ने के लिए घरों में किचन गार्डन को बढ़ावा दे रही है। ये स्कीम्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। ये एक तरह का रैपिड रिवीजन है उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स और कर्व्स का जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फटाफट इन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले लॉरेंज कर्व और गिनी कोएफिशिएंट। सिंपल भाषा में समझिए, ये दोनों टूल्स समाज में इनकम की असमानता को मापते हैं। लॉरेंज कर्व एक ग्राफ है जो दिखाता है कि कितनी दौलत कितने लोगों के पास है, और गिनी कोएफिशिएंट उसी ग्राफ को एक नंबर दे देता है, 0 से 1 के बीच। अगर गिनी 0 है मतलब सब बराबर हैं, और अगर 1 है मतलब सारी दौलत एक ही इंसान के पास है। तो जितना ज्यादा गिनी उतनी ज्यादा असमानता। इसके बाद आता है फिलिप्स कर्व। ये कर्व इन्फ्लेशन यानी महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बीच एक उल्टा रिश्ता दिखाता है।
थ्योरी ये कहती है कि जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है और जब महंगाई घटती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। हालांकि असल दुनिया में ये हमेशा काम नहीं करता, पर कॉन्सेप्ट यही है। फिर है कुज़नेट्स कर्व। ये एक थ्योरी है जो एक उल्टे यू शेप का पैटर्न बताती है। ये कहती है कि जब कोई इकोनॉमी डेवलप होना शुरू होती है तो पहले असमानता बढ़ती है, लेकिन एक लेवल पर पहुंचने के बाद जैसे जैसे देश और अमीर होता है ये असमानता वापस घटने लगती है। ये एक इन्वर्टेड यू जैसा ग्राफ बनाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन के बाद एक क्विक सवाल बताइए, भारत की पॉवर्टी लाइन का अभी ऑफिशियल बेसिस क्या है और इसका डेटा कौन सी एजेंसी कलेक्ट करती है? याद आया? बेसिस है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय और एजेंसी है एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आखिर में बस इतना ही कि गरीबी और बेरोजगारी सिर्फ एग्जाम के टॉपिक्स नहीं है, ये हमारे समाज की, हमारे देश की सबसे बड़ी सच्चाइयां हैं और इन्हें समझना, इनकी जड़ों तक पहुंचना, यही असल में विकास की असली कुंजी है। क्योंकि जब आप इन सच्चाइयों को समझेंगे तभी तो एक बेहतर कल की नींव रख पाएंगे।